हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पॉलिटी का एक चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट बनता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या SSC हो या अधीनस्थ हो या टेट सुपर टेट हो, सभी एग्ज़ामों में जो है यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए आइए हम लोग आगे चल रहे हैं और अपनी जो चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएं उस पर बात करेंगे। हाँ, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटी की और भी क्लासेस जो हैं हमारे चैनल में कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आप वो सारी वीडियो ना देखे हों तो वो सारे वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान की विशेषताओं की, कि भारत में जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में बात करें तो सबसे पहला जो विशेषता है वो क्या है, विशाल एवं विस्तृत। मतलब क्या है कि भारत का जो संविधान है वो बहुत ही विशाल है और विस्तृत है। आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या यह विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बात करें कि ये आखिर विशाल और विस्तृत है तो किस कारण से जो है विशाल और विस्तृत जो है इतना हो चुका है। तो क्या है कि इसका जो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण यह है कि हमारे संविधान में जो है केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और इसी कारण से जो है, अन्य कारण भी है लेकिन इस वजह से भी जो है हमारा संविधान जो है वह विशाल और विस्तृत हो चुका है। आपको बताते चलें कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395, कितना, 395 जो है वो अनुच्छेद हैं। बल्कि अन्य की बात करें तो अभी तो मैंने बताया कि विशाल और विस्तृत है हमारे देश का संविधान, लेकिन बात करें सबसे छोटा संविधान की तो सबसे छोटा लिखित संविधान जो है वो है अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान है। और इनके संविधान में जो है सिर्फ 7 अनुच्छेद, यानी कि सिर्फ 7 आर्टिकल ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान। और अगर प्रश्न आपसे बने कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो अमेरिका का संविधान। एक चीज और है कि सबसे पहले अगर प्रश्न बने कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, सबसे पहले किस देश के संविधान को लिखा गया, तो वो उसका जवाब जो होगा, उसका जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका का संविधान जो है सबसे पहले लिखा गया। इसके पहले जो है कोई भी संविधान किसी भी देश के संविधान को लिखा नहीं गया था। सभी देश के संविधान जो है, नियम और जो कानून थे वो परंपराओं के आधार पर ही चल रहे थे। आगे बढ़ी, जो हमारा दूसरा विशेषता है, क्या है, लिखित संविधान। मैंने बताया कि हमारे देश का जो संविधान है वह लिखित है। क्या है कि जो संविधान होते हैं देशों के, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक लिखित संविधान होता है, एक क्या लिखित संविधान होता है, और दूसरा बात करें लिखित संविधान, एक लिखित और दूसरा अलिखित संविधान। ठीक, अलिखित संविधान। तो लिखित संविधानों के उदाहरण की बात करें तो एक तो अपना भारत है, यहाँ पर भी हमारे देश में भी लिखित संविधान है। इसके अलावा की बात करें तो अमेरिका है, अमेरिका में जो है लिखित संविधान है। और अगर अलिखित संविधान के उदाहरण की बात करें तो जैसे कि ब्रिटेन, क्या, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखा नहीं गया है। तो मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान का उदाहरण है। तो एक तो हमारा जो देश का जो संविधान है वह बहुत ही विशाल और विस्तृत है, दूसरा लिखित संविधान है। अब बात करेंगे तीसरा जो विशेषता है, तीसरा क्या विशेषता है, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्या होता है, तो देखिए प्रभुता संपन्न की बात करें तो हमारा जो देश है वह प्रभुता संपन्न है। मतलब ये कि हमारा देश जो है वह अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में जो है
शक्ति जो है वह स्वयं रखता है। कोई विदेशी सत्ता जो है वह हमारी आंतरिक और बाह्य मामलों पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय जो है कोई विदेशी नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको बताएं कि जब हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा देश तो था भारत देश, लेकिन क्या था कि हमारे देश पर जो है फैसला लेने का अधिकार जो है वो ब्रिटेन का था। तो अब बात करें कि अब जो है हमारे देश का जो फैसला लेता है वह भारत सरकार लेता है, ना कि कोई अन्य विदेशी देश देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है वह प्रभुता संपन्न है। हमारा देश जो है अपनी आंतरिक और बाह्य सभी नीतियों का निर्धारण जो है वह स्वयं करता है, ना कोई अन्य देश करता है। ठीक, बात करें समाजवादी कि समाजवादी का मतलब क्या होता है। तो समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधन पर जो है सरकारी नियंत्रण होता है, चाहे वह कम हो चाहे वह ज़्यादा हो। तो हमारा देश जो है वह समाजवादी है। यहाँ पे जो है एक अलग तरीके की व्यवस्था अपनाई गई है जिसको हम लोग जो है मिश्रित व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित व्यवस्था। क्या बोलते हैं? मिश्रित व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि जितने भी साधन हैं, इस साधन में क्या है कि भारत सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, और जो कंपनियां हैं वो भी अपना नियंत्रण जो है वह स्थापित करती हैं। तो हमारा देश जो है वह समाजवादी है, जिस पर साधनों पर जो है सरकारी नियंत्रण स्थापित है, लेकिन कुछ में कम तो कुछ में ज़्यादा। बात करें पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश के लिए सभी धर्म समान है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, वो किसी भी धर्म का हो, हमारे देश के लिए सभी व्यक्ति जो है वह समान है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म हमारे देश के लिए समान है। उसके बाद क्या बोल रहा है? लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, तो बात करें लोकतांत्रिक का मतलब कि लोकतांत्रिक मतलब ये कि हमारे देश में जो है जो शासन है वह लोगों का तंत्र है, मतलब लोगों के द्वारा जो है शासन किया जाता है। अब्राहम लिंकन ने एक कथन कहा था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो इस तरीके की शासन व्यवस्था जो है, इस तरीके का लोकतंत्र जो है हमारे देश में भी अपनाया गया है। बात करें गणतंत्र की कि आखिर गणराज्य जो है उसका क्या मतलब होता है। गणराज्य का मतलब ये हुआ कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, मतलब कि राष्ट्रपति है, वह वंशानुगत नहीं है। क्या है कि वह जो है चुना जाता है। ठीक, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है कि जैसे कि ब्रिटेन का सम्राट होता है उसी के समान होता है। शक्तियां तो उसी में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जो है सभी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति अकेले नहीं कर सकते। उन शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सहयोग से करते हैं। तो ये है गणराज्य। मतलब ये कि हमारे राज्य की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वंशानुगत नहीं है, उनका जो है निर्वाचन होता है। बात करेंगे जो अगला हमारा विशेषता है वो है मूल अधिकार। आपको पता है कि हमारे देश में जो है हमारे संविधान के द्वारा जो है व्यक्तियों को वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और बात करें इसके उल्लेख की, तो इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान में भाग 3 में किया गया है। अभी तो आप सिर्फ विशेषताएं समझिए, उसके बाद जो है इन सभी टॉपिकों के बारे में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को डीप में बताऊंगी। तो हमारे देश में जो है नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं। बात करिए, अधिकार तो दिए गए हैं, अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जो नागरिकों को व्यक्तियों को पालन करना चाहिए। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है कि अगर आप
इन मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस नहीं हो जाएगा, आपको हर्जाना नहीं भुगतना होगा, लेकिन आपसे ऐसी अपेक्षाएं की जाती हैं कि आप जो है अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो बात करें मूल कर्तव्यों की, तो मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, बाद में संविधान संशोधन करके इन कर्तव्यों को शामिल किया गया। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। अब देखिए आगे बढ़ें तो क्या है संसदीय व्यवस्था। आपको पता है कि हमारे जो शासन व्यवस्था है वह संसदीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो हमारे देश में क्या है, संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। उसके अलावा बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका। आपको पता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। कार्यपालिका और विधायिका का जो है न्यायपालिका पे हस्तक्षेप नहीं होता है। और न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका जो है वह कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले न्यायपालिका में जो है ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट है। सभी राज्यों के अपने हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि एक से अधिक राज्यों के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। और उसके बाद जो है वो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो है ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, अपना अलग कार्य करता है। इसमें जो है हमारे देश की न्यायपालिका में जो है कार्यपालिका या विधायिका का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वह स्वीकार नहीं किया गया है। ये भी जो है हमारे संविधान की विशेषता है। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। तो आपको ये सारी विशेषताएं जो है वो जाननी चाहिए। क्या क्या? एक तो विशाल एवं विस्तृत, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा की बात करें प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, चौथा मूल अधिकार, पांचवा मूल कर्तव्य, छठा संसदीय व्यवस्था और सातवां जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके आगे बढ़ेंगे और अन्य विशेषताओं के विषय में बात करेंगे कि आखिर और कौन सी अन्य विशेषताएं हैं। ठीक, तो एकल नागरिकता आप लोग आगे पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का नागरिक हो सकता है, अन्य देश की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता है। अगर उसने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण किया तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब हमारे देश में जो है इकहरी नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिए बात हो रही है एकल नागरिकता की, तो आपको एग्जाम्पल बता दें कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें से दोहरी नागरिकता की बात करें तो इसका सबसे सिंपल और सरल उदाहरण है अमेरिका। क्या? अमेरिका। सबसे सिंपल और सरल उदाहरण की बात करें तो एक मिनट, अमेरिका जो है उसमें लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या? अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का व्यवस्था किया गया है। तो ध्यान रखिएगा हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। उसके आगे बढ़ें और बात करें कि आपातकालीन उपबंध। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो है आपातकालीन व्यवस्थाएं जो है वो दी गई हैं। राष्ट्रपति को तीन तरह के आपातकालीन व्यवस्थाओं को लागू करने का अधिकार दिया गया है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में जो है संविधान के नियमानुकूल या संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है शासन नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जो है वह तीन तरह की आपातकालीन घोषणा कर सकता है। अगर आपको बताएं तो पहले आपातकालीन जो है वह है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में जो है आपातकालीन उपबंधों का भी व्यवस्था किया गया है। इसीलिए जो है यह आपातकालीन उपबंध जो है यह एक विशेषता है हमारे संविधान की। उसके बाद बात करेंगे ग्राम पंचायतों की स्थापना। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो है हमारे संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। अगर ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कहें तो मूल संविधान में जो है ग्राम पंचायतों के विषय में जो है सिर्फ कहा गया था अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में कि अगर राज्य चाहे तो वह ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है। लेकिन फिर बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, कितने संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां। ठीक,
73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया और अब हमारे ऊपर जो है 3 तरह के शासन चल रहे हैं। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा राज्य सरकार के द्वारा और तीसरा स्थानीय सरकारों के द्वारा, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़े और आपको बताएं अन्य विशेषताओं के अंतर्गत तो संविधान की सर्वोच्चता। ठीक, हमारे देश में जो संविधान है यही सर्वोच्च है। अगर कहिए कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में जो सर्वोच्च है वो है संविधान। संविधान में जो बातें कही गई हैं उसी के अनुसार जो है कार्य किया जाएगा। उसके बाद बात करी अन्य विशेषताओं के अंतर्गत तो वो है वयस्क मताधिकार। हमारे देश में जो है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था दी गई है। हम अब बात करें वयस्क मताधिकार की तो आपको बता दें 18 साल, कितना वयस्क मताधिकार की आयु कितना निर्धारित किया गया है कि 18 साल। जो भी 18 साल का व्यक्ति है जब चुनाव होगा तो वो वोट डालने जाता है। इसके अलावा आपको बताएं कि पहले की बात करें तो ये जो वयस्क मताधिकार की एज था वह 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। कितना? 21 वर्ष। लेकिन बाद में क्या है कि संशोधन किया गया। कौन सा? 61वां। ठीक, 61वां संशोधन करके जो 18 वर्ष वयस्क मताधिकार था उसको घटा करके जो 21 वर्ष वयस्क मताधिकार था उसको घटा करके 18 वर्ष वयस्क मताधिकार हो गया है। अब आप लोगों को पता है, आप लोग 21 साल पूरे कर चुके हैं, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है, शायद आप लोग कई बार वोट भी डाल चुके होंगे कि जो भी व्यक्ति जो है 18 साल का हो जाता है तो वो वोट डालने जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की आयु जो है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके अलावा आगे बढ़ी तो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। क्या? नेक्स्ट विशेषता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। मतलब क्या है कि अगर सरल शब्दों में कहे तो कठोर और कम कठोर का मिश्रण है। हमारा जो संविधान है जहाँ सरल भी है और कठोर भी है। कैसे सरल? सरल ये है कि अगर हमारे संविधान में जो नियम कानून दिए गए हैं अगर उनमें संशोधन करना हुआ तो साधारण बहुमत के माध्यम से भी संशोधन हो जाता है। किस माध्यम से? साधारण बहुमत के माध्यम से हमारे संविधान में संशोधन हो जाता है। और कठोर कैसे? कठोर इसलिए कि हमारे संविधान में कुछ उपबंध ऐसे दिए गए हैं जो साधारण बहुमत के से संशोधन नहीं हो सकता, बल्कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के बाद ही संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए अगर कहे तो कठोर और लचीला के मध्य जो है एक मिश्रण है, मतलब नम्यता और अनम्यता का एक अनोखा मिश्रण है। तो ये रहा हमारे संविधान की विशेषताएं, जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं और ऐसी विशेषताएं हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। अगर मेरे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू।